हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि सर बहुत दिन से आप जो है वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए जो है मैं इधर 1 वीक से जो है थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। अब मेरी फिलहाल में तबीयत ठीक है, तो अब आपको डेली मिलेंगे। तो जैसा कि देखिए, हम लोग 1.1 एक्सरसाइज का, और ये बेसिकली एनसीईआरटी का होगा। और ये एनसीईआरटी का जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका पार्ट फर्स्ट हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 का 3 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का बाकी का जो क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का 3rd लेक्चर है, और पिछला 2 लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे आप विजिट करें, वहां पे दोनों आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं, और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट सेकेंड इसलिए डाले हैं क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है 3 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और इसमें पार्ट सेकेंड में आपका बाकी का 4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बच्चों, ये पार्ट करने का मेन मकसद ये है कि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जा रहा था, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने और छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज जो है देख लें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 4th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो 4th क्वेश्चन में देखिए, आपको बोला है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ पे 306 और 657 का HCF आपको 9 दिया हुआ है। अब आपको LCM निकालना है किसका? 306 का, 657 का। तो आप लोग को बता दें बेटा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 306 और 657 का वो फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल देते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है। देखिए, आप लोग क्लास 10th में ये पढ़े हैं कि अगर किसी भी नंबर का, किसी भी 2 नंबर का अगर एचसीएफ दिया हुआ है या फिर एलसीएम दिया हुआ है, उसके बाद आपसे एचसीएफ या एलसीएम पूछे तो आपके पास एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है बेटा बताओ? तो हम लोग जानते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये फार्मूला हमारे पास है, तो उस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, HCF आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9। तो इसके नीचे हम लोग 9 लिख देंगे, इनटू एलसीएम आपसे पूछा था, तो एलसीएम किसका किसका? तो यहाँ पे बता दीजिए आप कि एलसीएम हमको 306 और 657 का निकालना है। तो 306, 657 का एलसीएम निकालना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर वो कौन कौन से हैं? जिसका कि HCF हम लोग यहाँ दिया हुआ है और LCM जिसका निकालना है, वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ बोल रहा है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 306 इंटू 657। तो इतनी सी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, यहाँ पे 9 को हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे तो LCM हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिख दीजिए LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से देखिए 6 + 0 + 3 कितना होता है 9, और 9 का मल्टीपल है, इट मीन्स इससे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो 9 3 जा 27, बचा कितना 3, और 9 4 जा 36, तो ये आ गया 34 × 657। इन दोनों का जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 657 × 34 करोगे तो कितना आएगा 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 कितना होगा 17, और 6 3 जा 18, 1 19। इसको ऐड कर लीजिए तो 8 3 3 9 2 11 1 12, और ये हो जाएगा 1 1 2, तो ये आ गया 22,338। तो ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया हमारा LCM ऑफ 306,657। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग डायरेक्ट इसका LCM मत निकालिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछना चाह रहा हो कि ये फार्मूला आपको पता है कि नहीं। तो आप लोग इस फार्मूले का अप्लाई करके इसका LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि चेक वेदर, यहाँ पे 6 के पावर n है, इसको 6 के पावर n कर लेना, ठीक है। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या 6 के पावर n कभी भी लास्ट डिजिट 0 से समाप्त हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे n क्या है, तो n नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि 6 के पावर n, जहां पे n क्या है, तो n नेचुरल नंबर है। तो क्या ये 6 के पावर n कभी भी n की वैल्यू कुछ भी आप रखेंगे तो क्या कभी भी 6 के पावर n लास्ट डिजिट 0 देगा? और ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 के पावर n है, जैसे अब n यहाँ पे क्या है, तो n है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होता है कि 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट से पहले तक। इनफाइनाइट कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का सेंस यही है कि जो हमारा जो है लिमिट है कि कहां तक हम नंबर जो है जानते हैं, उस नंबर को ही हम लोग इनफाइनाइट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग 6 के पावर n के जगह n के जगह क्या लेंगे, तो 1 2 3 इस टाइप से लेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या किसी जगह पे ये लास्ट डिजिट 0। तो देखिए अगर इफ n इक्वल टू हम 1 लें, क्या लें, n इक्वल टू 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 के पावर 1। अब 6 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे 6 होगी। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 तो आया नहीं। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम n इक्वल टू 2 रख दें तो क्या ये बताओ 6 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। अब 36 में भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आया है। अब इसी तरह चेक करो कि इफ n इक्वल टू 3 रख दें, तो 3 रखोगे तो क्या आएगा, 6 के पावर 3 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 216 हो जाएगी। अब देखिए हम एक सीक्वेंस में 1 2 3 इस तरीके से n के जगह पे रखे और सभी केस में हमको जो है 0 नहीं मिला, सभी केस में हमको 0 नहीं मिला। तो अब हम ये समझते हैं कि आगे बहुत सारे नंबर होंगे, तो क्या किसी नंबर पे, मतलब ये कहीं पे जाके क्या 0 देगा क्या, तो देखने से तो नहीं लग रहा है। लेकिन अब ये चेक करने के लिए कि 0 देगा, तो सबसे पहले किस टाइप का नंबर 0 देता है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। जैसे देखो अगर हम 1 से स्टार्ट करें
तो 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे तो 9 के बाद 10 आता है। पहला डिजिट जीरो वाला कौन सा आता है? पहला डिजिट आता है 10। ठीक है, पहला नंबर कौन सा आता है? 10। अब 10 में जीरो है तो ये 10 को देखेंगे कि 10 का नेचर क्या है, उस हिसाब से हम समझेंगे कि 6 के पावर जो है कोई भी नंबर रखेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 का नेचर देखने के लिए 10 का सबसे पहले फैक्टर करो। तो देखो 10 का फैक्टर करोगे तो 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का फैक्टर क्या हो गया? तो 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 5। अब इसी तरीके से 10 के बाद अगर आप नेक्स्ट नंबर देखेंगे जीरो वाला तो क्या आएगा? 20 आएगा, और 20 का फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या इसको हम लोग 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे ही अगर हम 50 पे चेक करें, ध्यान से देखो 50 पे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। तो अब यहाँ पे 3 नंबर हमने लिया है जिसका लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है। तो यहां से एक बात क्लियर है कि जो भी जीरो वाले नंबर हैं वो 2 इंटू 5 के फैक्टर में है। देखिए चेक कीजिए, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 2 5 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 1 5 के पावर 2। इसका मतलब कि फॉर लास्ट डिजिट जीरो नंबर शुड बी फैक्टर ऑफ 2 इंटू 5। तो इसको हम लोग एक फार्मूले की तरह बनाते हैं कि जब नंबर किस टाइप का हो? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n टाइप का हो, तभी वो लास्ट डिजिट जीरो देगा। तो इसको आप लोग बताएंगे फॉर लास्ट डिजिट जीरो नंबर शुड बी फैक्टर ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यहां पे बता सकते हो वेयर m एंड n क्या है? तो m n नेचुरल नंबर है, तो यहां बता दो वेयर m, n आर नेचुरल नंबर। अब ये चीज समझ में आया कि लास्ट डिजिट जीरो तब होता है जब उस नंबर का फैक्टर करेंगे तो वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n टाइप का फैक्टर उसका आना चाहिए। अब यहां पे बताओगे कि सिंस फैक्टर ऑफ 6 या फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 इंटू 3, लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, तो बोलोगे क्या? सिंस फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 इंटू 3, देयरफॉर। अब यहां पे बताओगे कि यहां पे देखो 2 इंटू 3 के फॉर्म में ये फैक्टराइज हुआ है, यहां पे 5 नहीं है, इस 3 के वजह से ये जो है कभी भी लास्ट डिजिट जीरो नहीं देगा। तो देयरफॉर 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगा के आना है। तो आप लोग पहले दिखाएंगे कि n नेचुरल नंबर के लिए पावर 1 2 3 जो है क्या दे रहा है लास्ट डिजिट, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग नेचर फॉर लास्ट डिजिट जीरो दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि लास्ट डिजिट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? फैक्टर जो है 2 पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। यहाँ पे m और n क्या होगा? तो m और n नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पे बताओगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 इंटू 3 है, इसलिए यहाँ पे 6 के पावर n कभी भी लास्ट डिजिट जीरो नहीं देगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तो इसका एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6 क्या है? तो 6 में बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो एक एक्सप्रेशन दिया है ये, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर।
अब आपको ये दो एक्सप्रेशन देके पूछ रहा है कि बताओ ये दोनों एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बात करें हम लोग कंपोजिट नंबर का, तो कंपोजिट नंबर बताओ क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर होता है, बताइए, आप लोग को अभी इंट्रोडक्शन में बताया था मैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका मोर देन 3 और मोर देन 3 फैक्टर हो। तो कहोगे कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 3 और मोर देन 3 फैक्टर हो, मोर देन 3 फैक्टर हो। तो अब यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन तभी कंपोजिट नंबर होंगे जब इनके फैक्टर 3 या तो 3 से ज्यादा होंगी। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसका 3 फैक्टर है कि नहीं है। तो अब इसमें बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो देखिए, अगर इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो 7 into 11 to 13 है, लेकिन ये प्लस बीच में है, उसके बाद 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म है बेटा, कितने टर्म, 2 टर्म। तो इन दोनों टर्म को आपको पहले एक टर्म में बदलना होगा, तभी जाके उसका फैक्टर बनेगा। तो इसको हम लोग पहले एक टर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन लिए 7 into 11 into 13 plus 13। अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो बोलोगे कॉमन 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 7 into 11 और प्लस 1, ये हुआ। और फिर 13 ये हो जाएगा, 7 into 11 कितना हो जाएगा, 77 और प्लस 1 ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर 13 into 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग जो है सिंप्लीफाई किए तो ये कितना आ गया, 13 into 78। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ से प्लस को गायब करना है, तभी हम देख सकते हैं कि नहीं ये कितने फैक्टर में हो रहा है। तो ये देखो प्लस यहाँ से गायब हो गया, हाँ हो गया कि नहीं। तो ये प्लस कैसे गायब हुआ, कॉमन लेने से। तो आप लोग को इसमें बस इतना सा ट्रिक लगाना है कि कॉमन हम लोग को लेना है दोनों टर्म में। अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टर इसके ऑलरेडी आ गए और सभी नंबर के 1 तो ये 1 से डिविजिबल होगा ही। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए और हमको कितने फैक्टर चाहिए थे कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए, 3 फैक्टर। तो जब ये 3 फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए अब 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो दूसरे वाले का भी दिखा देते हैं इसी तरह। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस क्या है 5, ठीक है। अब यहाँ भी हमको 2 टर्म दिखाई दे रहा है, तो दोनों टर्म में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कॉमन लिए थे, इसमें भी हम लोग कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन लेंगे बेटा, तो देखो इस टर्म में भी 5 है, इस टर्म में भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लिए। अब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो 24 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, तो 144 आ गया। और फिर 144 का 7 में मल्टीप्लाई करो, तो 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 33 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, तो ये आ गया 1008 प्लस 1, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन अपने से करेंगे, ये नहीं बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि दिमाग नहीं लगाएंगे, तुरंत कैलकुलेटर उठाएंगे या मोबाइल से तुरंत जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्रॉब्लम आपकी जाके पता चलेगी एग्जाम में, इसलिए आपके पास भी पूरा टाइम है, आप एक एक कैलकुलेशन, एक एक मल्टीप्लाई, एक एक डिवाइड सब के सब आप खुद से करिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 into 1008 प्लस 1 होगा तो कितना आ जाएगा 1009। अब यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन का 2 फैक्टर आ गया, 5 और 1009।
अब दो, जब किसी का दो फैक्टर 1 के अलावा होता है तो 1 तो एक तीसरा ही है, तो इसका मतलब कि ये भी 1 से डिविजिबल होगा। तो यहां बताओ इस एक्सप्रेशन का 3 फैक्टर आ गया कि नहीं। तो अब बताओगे कि सिंस, क्या बोलोगे, सिंस बोथ एक्सप्रेशन हैज 3 factors, therefore these are composite number। तो इस तरीके से आपको दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके और फिर बताना है कि ये जो है इन दोनों एक्सप्रेशन का 3 फैक्टर है, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन क्या है, तो दोनों एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों आप लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है कभी कभी 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है बेटा, लिमिटेड तो हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे टीचर कहते हैं कि नहीं ये जो है एनसीईआरटी का कोई फायदा नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी के आपके सभी के सभी क्वेश्चन एक दूसरे से डिफर होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम वही डिजिट आएगा, लेकिन उसके ऊपर बेस क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे क्लास 10th में आप लोग के सिलेबस में एचसीएफ और एलसीएम है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो देखो एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देता है, जो कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता है जनरली बोर्ड एग्जाम में। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो आपका वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम है। आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन दिए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम एचसीएफ एलसीएम का, लेकिन आपको अदर साइड बुक से या फिर कहीं से भी आपको उस वर्ड्स प्रॉब्लम पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जरूर से आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप एचसीएफ एलसीएम पे बेस जो है वर्ड प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है, लेकिन आपको जो है अदर साइड बुक से, हम किसी साइड बुक का यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप लोग अदर साइड बुक से जरूर जो है वर्ड प्रॉब्लम करें। अब पहले जो है देखिए 7-8 में भी वर्ड प्रॉब्लम जो है एचसीएफ एलसीएम का था, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे जो है उसको क्या करते थे कि टीचर बता देता था कि हाँ बेटा इसमें एचसीएफ लगाना है तो एचसीएफ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन आपको ये वर्ड प्रॉब्लम का बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग जो है इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और बेसिकली इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या ऐसा चीज है जो कि आपको करना है। देखिए एचसीएफ एलसीएम बहुत हार्ड नहीं है, एचसीएफ एलसीएम आसान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इस वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ के और फिर ये क्लियर करना कि इसमें एचसीएफ निकलेगा या फिर एलसीएम निकलेगा, ये प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है। तो वो प्रॉब्लम आज हम दूर करने जा रहे हैं। आपको पूरे के पूरे प्रॉब्लम में, पूरे वर्ड प्रॉब्लम में ये बताएंगे कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसमें एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा, और उसके बाद तो अगर ये क्लियर हो गया कि एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा तो आप आगे का तो प्रोसेस जानते ही हैं, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ या एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए हमारा टारगेट इसी को समझाने पे होगा कि हम लोग एचसीएफ करेंगे तो क्यों करेंगे और एलसीएम करेंगे तो क्यों करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। अब यहाँ पे एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें सर्कुलर पाथ है, जैसे होता है ना कहीं फील्ड में लोग दौड़ने के लिए एक सर्कुलर ऐसे बाहर बना देते हैं, ताकि अंदर जिसको खेलना है वो खेलता रहेगा और दौड़ने वाले बाहर दौड़ेंगे, और ज्यादातर जो तैयारी वारी करते हैं जो है भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक सर्कुलर फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कि एक सर्कुलर फील्ड तो आपका नहीं दिया है सेफ, लेकिन
जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया कोई लड़की है, सोनिया जो है कोई लड़की है, ये जो है इस फील्ड को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, तो वो दिया हुआ है 18 मिनट। कितना, 18 मिनट, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब वही रवि जो है इसी सर्कुलर फील्ड को, इसी सर्कुलर पाथ को 12 मिनट में कंप्लीट करता है, तो 12 मिनट में रवि कर देता है। तो ये देखो सोनिया थी, इसको यस से दिखा देते हैं, सोनिया को यस से दिखा देंगे और रवि को आर से दिखा देंगे। तो ये रवि हैं जो कि इसी सर्कुलर फील्ड को कितने मिनट में, तो 12 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये सर्कुलर नहीं हो गया, वो थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन आप लोग सर्कुलर इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, सोनिया है तो इसी सर्कुलर पाथ को 18 मिनट में कंप्लीट करती है, जबकि रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट करता है। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर देखो जैसे रवि भी है और इसी पे सोनिया भी है। अब यहां से ये लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, किसी सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सोनिया पहले भाग जाती है रवि बाद में, मतलब एक साथ जो है किसी टाइम पे ये दोनों जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ये भी बता दिया है कि डायरेक्शन भी सेम है, जैसे रवि भी इधर भाग रहा है तो सोनिया भी इधर ही भाग रही है, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल गेट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है कि कितने मिनट के बाद फिर से वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे फिर से वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है आपको समझने वाली जो चीज है वो ये है कि सोनिया इस सर्कुलर पाथ को कितने मिनट में कंप्लीट करती है, 18 मिनट में, जबकि रवि कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 12 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ, बात समझो, जैसे सोनिया और रवि स्टार्ट किए दौड़ना, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, तो अब सोनिया जो है अगर यहां पहुंची रहेगी तो रवि यहां पहुंचा रहेगा, क्योंकि स्पीड किसकी ज्यादा है, स्पीड रवि की ज्यादा है, क्योंकि रवि 12 मिनट में ही इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले रहा है, जबकि सोनिया की स्पीड कम है क्योंकि ये उसी सर्कुलर पाथ को 18 मिनट ले रही है। तो अब कहीं ना कहीं रवि तो आगे निकल जाएगा, सोनिया से निकल जाएगा। अब देखो जब एक चक्कर जो है रवि मार चुका रहेगा यहाँ पे, तो सोनिया यहाँ कहीं होगी, बात समझिए, क्योंकि वो तो पीछे है। तो अब सोनिया यहाँ है, रवि यहाँ, तो यहाँ से निकलने के बाद क्या कभी रास्ते में दोनों कहीं मिलेंगे 1 राउंड में, तो कहोगे नहीं, 1 राउंड में कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखो 1 राउंड की बात करें तो 1 राउंड कंप्लीट कितने देर में हो रहा है, तो 1 राउंड सोनिया के लिए 18 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, जबकि रवि के लिए कंप्लीट हो जा रहा है। अब ये दो टाइमिंग है। अगर मैं पूछूं कि वो टाइम बताओ जिसमें कि दोनों एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो तुम कहोगे कि 18 मिनट में दोनों के दोनों एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। और एक राउंड में क्या कहीं वो दोनों मिले, तो बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक पहले राउंड में तो रवि हमेशा आगे आगे भागेगा और सोनिया पीछे पीछे भागेगी, तो 1 राउंड में तो कहीं पॉसिबल है नहीं कि वो दोनों मिलेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पहुंचने के बाद रवि जो है यहाँ खड़ा होकर इसका वेट तो करेगा नहीं, ये अगेन यहाँ भाग जाएगा, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो सोनिया कहीं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से रवि और सोनिया कब मिलेंगे। तो ये बताओ कि 18 मिनट और 12 मिनट के बाद कहीं मिलेंगे सोनिया और रवि, या फिर 18 मिनट से पहले मिलेंगे। तो बोलोगे कि 18 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 18 मिनट के बाद ही कहीं जाके सोनिया और रवि मिलेंगे। ये बात क्लियर है ना। अब देखो 18 से ज्यादा मिनट का मतलब, 18 से ज्यादा मतलब 20 मिनट हो सकता है,
30 मिनट हो सकता है, 40 मिनट हो सकता है, लेकिन 18 से कम नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग एक चीज बताओ, जैसे आप लोग जो है बचपन में HCF एलसीएम निकालते थे, जैसे 2 4 का HCF निकाले, 2 4 का एलसीएम निकाले, तो आप लोग को एक चीज बताया गया था कि एलसीएम जो है जब 2 नंबर का हम लोग निकालते हैं तो उन 2 नंबर में जो हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है उसका एलसीएम, या फिर उन दोनों से हाईएस्ट, उन दोनों से ज्यादा। जैसे 2 4 का एलसीएम आप निकालेंगे तो या तो 4 होगा या तो 4 से ज्यादा होगा। और वही अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर है वो उसका इस HCF हो सकता है, या फिर उससे भी स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आप 2 4 का HCF निकालोगे तो HCF 2 होगा, या तो उससे भी कम, मतलब यहाँ तो 2 होगा, लेकिन दूसरे केस में जो है या तो उन दोनों नंबर में से कम वाला नंबर HCF होगा, या तो उनसे भी कम नंबर HCF होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आने वाला है वो कम आने वाला है या फिर ज्यादा आने वाला है। तो देखो 18, 18 और 12 दो टाइमिंग है। अब इन दोनों से ज्यादा जो है समय लगेगा कि इन दोनों से कम समय लगेगा? तो बोलोगे कि नहीं 18 मिनट से कम में तो नहीं मिलेंगे वो लोग, 18 मिनट से ज्यादा में ही मिलेंगे, मतलब 18 और 12 मिनट के बाद जो है। तो अब ज्यादा के लिए बताओ HCF निकालना पड़ेगा कि LCM निकालना पड़ेगा? तो तुम कहोगे कि ज्यादा तो हमेशा LCM निकालने पे आता है। इसका मतलब आप खुद ये चीज क्लियर कर लिए कि इसमें HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो आपको निकालना पड़ेगा LCM। तो अब देखो, अब आपको जब क्लियर हो गया कि LCM निकालना है तो सिंपल सी बात है, दोनों का आप LCM निकाल दो। तो यहाँ पे 18 मिनट और 12 मिनट का LCM निकालना है, तो 18 और 12 का यहाँ पे LCM जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए 18 का फैक्टराइजेशन करोगे कितना होगा बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, चेक करो, 3 2 जा 6 3 जा 18। और वैसे ही 12 का फैक्टराइज बताओ तो 2 इंटू 3। तो इसको क्या बताए थे कि आपको पावर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो क्लास 6 7 8 से थोड़ा सा लेवल उठ के होना चाहिए, ठीक है? तो आपको इसको पावर फॉर्म में लिखना है, तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 लिखोगे। और इसको क्या लिख सकते हो? तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ बताएंगे LCM ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू। अब देखो इन दोनों फैक्टराइजेशन में सबसे पहले LCM में क्या लिया जाता है? तो जो कॉमन है बेस उसको तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में जो कॉमन बेस नहीं है उसको भी लिया जाता है। तो यहाँ बेस कॉमन वाला ही है, तो 2 3 यहाँ भी बेस है और 2 3 यहाँ भी बेस है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। और साथ में मैक्सिमम पावर लेंगे, तो देखो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको ले लिए। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। इस तरीके से क्या आ गया? 36। अब बोलोगे LCM 36 आया है, तो देखो ये LCM किसका निकाले हैं आप? तो LCM निकाले हैं 18 मिनट का और 12 मिनट का। किसका किसका निकाले हैं? 18 मिनट का और 12 मिनट का। तो जो आंसर भी आएगा वो किस में आएगा? 36 मिनट में। आप चाहें तो इसको आप लोग एक बार जो है आंसर भी बता दीजिए। तो देखिए ये पूछा था क्वेश्चन कि हाउ मेनी मिनट्स विल गेट दे मीट अगेन, तो कितने मिनट बाद, हाउ आफ्टर हाउ मेनी, तो कहोगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरीके से आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और आज का वीडियो जो ये था वो आपके एक्सरसाइज 1.1 का बाकी का क्वेश्चन पार्ट सेकंड का था। तो आप लोग आज जो है एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से फिनिश कर लिए।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप लोग प्लीज जाके कमेंट करें, और चैनल पे जो भी हमारे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं इसी टाइप के वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।